गणेशाय नमः। श्री वेद ओम मां सरस्वती नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देव्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिचं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे और अपने इष्ट देवी देवताओं से, कुल देवी देवताओं से, गुरुजनों से या जिनके प्रति आपकी आस्था हो उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम पर दैवीय कृपा बरसे, क्योंकि हम दैवीय विद्या को ग्रहण करने जा रहे हैं और वो दैवीय कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम उनका स्मरण करते हुए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक निवेदन मुझे यहाँ स्टार्टिंग में ही कहना था, जो लोग नियमित जुड़ रहे हैं वो छोड़िएगा नहीं कक्षा, क्योंकि अगर आप कक्षा छोड़ेंगे तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं केवल बेसिक पढ़ा रही थी और मैंने आपको बोला था कि ये चीजें याद करते चलिए, क्योंकि एक दिन मैं रिवीजन क्लास लूंगी। तो मैंने आपको बोला भी था कि जैसे कई बार हम एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद फलित बहुत पहुंचे हुए विद्वान का ही सही निकलता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि एक एक भाव के बारे में विश्लेषण करें तो बहुत अनुभवी, जिस पर दैवीय कृपा हो, गुरुजन के सन्निकट होकर उसने सीखा हो, बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो, बुध बहुत स्ट्रांग हो, तो उसका फलित बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, लेकिन हम दैवीय कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम आए हमारे पास कोई बंदा और हम देखकर बता दें। लेकिन भविष्य में अगर आप वास्तव में एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो कुछ चीजें आप याद करें। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि जब भी इंटरव्यू होता है ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि केंद्र क्या है, तो 1 4 7 10 भाव केंद्र है, ये जो बीच का वो बना हुआ है ना, ये केंद्र है। ठीक है, त्रिकोण क्या है? 1 5 9 त्रिकोण हो गया, ट्रायंगल बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे कई बार पूछ लेते हैं अपकृम भाव कौन से हैं, तो तीसरा, छठा, नवा और 12वां भाव अपोक्लिम है। तो हम इससे कैसे याद करेंगे? हम ऐसे याद करेंगे कि तीसरे को गिनते जाओ, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा भाव अपोक्लिम हो गया, फिर हमने चौथे से गिना, पहला दूसरा तीसरा, फिर वो भी भाव अपोक्लिम हो गया। इस तरह से हम याद कर लेंगे कि तीसरा, छठा, नवा और 12वां अपोक्लिम है। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम उसको याद कर लेंगे अनुपचय भावों को, कि कौन सा भाव है, दूसरा भाव है, जो छूट गया उसको हम अनुपचय में ले लिया। ठीक है, अनुपचय भाव कौन सा है? दूसरा हो गया, पांचवा हो गया, और यहाँ पर ये आठवां और 12वां। दूसरा, दूसरा, पांचवा, आठवां और 12वां। ठीक है, इसी प्रकार हम पनफड़ को गिनेंगे। पनफड़ दूसरा भाव है, नहीं नहीं रुकिए, हाँ, तो मतलब उपचय, अनुपचय और पनफड़ ये हमें याद होने चाहिए। पनफड़ भाव तो ये चार दे रखे हैं, दूसरा है, पांचवा है, आठवां है और 11वां है। ठीक है, उपचय भाव कौन कौन से हैं? तीसरा है, 10वां है और 11वां है, ये उपचय हैं। और अनुपचय कौन से हैं? दूसरा है, चौथा है, पहला दूसरा चौथा, और पंचवा पांचवा भी है, सातवां भी है, आठवां भी है, इस प्रकार से नवा भी है और 12वां भी है। तो ये इनके नाम हैं। ये खासकर इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जितना आपसे याद हो जाए, जैसे कि हमने केंद्र को याद कर लिया 1 4 7 10, हमने त्रिकोण को याद कर लिया 1 5 9, फिर हमने इसको याद कर लिया अपोक्लिम्को के तीसरा, छठा, नवा और 12वां। ठीक है, फिर हमने पनफड़ को याद कर लिया, पनफड़ कौन सा हुआ? दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां। इसी प्रकार धीरे धीरे इसको याद करते जाओ। तो ये कुछ चीजें हमें याद करनी है, जैसे कि 12 राशि हो गए, उनके स्वामियों के नाम हो गए। ठीक है, इनके द्वादश भावों के नाम हो गए, राशि स्वामियों को याद करना है और हमें नक्षत्र याद करने हैं, फिर आगे उनके स्वामी याद करने हैं। तो ये सब, ये जो बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही है ना, ये पहले लर्निंग चीजें हैं। अगर हम इनको लर्न कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, हमें आगे फलित करने में आसानी होगी। क्योंकि लोग चाहते तो ये हैं कि हम बहुत जल्दी से जो है एस्ट्रोलॉजर बन जाए, पर ऐसा वास्तव में होता नहीं है। इसमें सतत साधना करनी पड़ती है, सतत निरंतर लर्न करना पड़ता है चीजों को। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जो जो मेरे पास बेसिक चीजों में उपलब्ध है वो पढ़ा रही हूँ। जब हमारा बेसिक फिनिश हो जाएगा तो हम सीधा मूल पुस्तकों से पढ़ाएंगे।
तो जो पिछला हो गया हो गया, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि मंगली को हम कैसे जाने। जैसे होता है ना, किसी की भी कुंडली सामने आ गई तो हम मंगली को कैसे जाने। तो हमने देखा पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में मंगल हो तो वह व्यक्ति मंगली होता है। मतलब जो आपके पास जन्म कुंडली है, उसमें सी बना लीजिए और उसमें 12वें और 8वें भाव को कवर कर लीजिए केंद्र के साथ। आप मेरी बात समझ गए होंगे, यानी पहला, चौथा, सातवां, आठवां और ऊपर वो 12वां भाव। तो हमने सी बना लिया और आठवें को और 12वें को कवर कर लिया। तो इन इन भावों में अगर मंगल होता है तो उसको मंगली कहते हैं। मांगलिक दोष काटने के लिए अलग सूत्र दिए गए हैं पुस्तकों में। एक सामान्य सी, यहाँ पर केवल सामान्य बात पढ़ाई जा रही है, विशेष बात आगे पढ़ाई जाएगी। क्योंकि जैसे सामान्य बात यह है कि यहीं पर अगर अ, शनि, राहु, केतु इत्यादि कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वो जो है क्या कहते हैं, मांगलिक दोष का परिहार करता है इन्हीं भावों में। या उसकी दृष्टि चली जाए इत्यादि, या कोई शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो भी, मतलब खासकर तो ये कहते हैं कि जैसे मानो पंचम, सॉरी, यहाँ पर सप्तम भाव में जैसे मंगल है तो उसके साथ शनि बैठ गया तो मंगली दोष का परिहार हो गया। इस प्रकार से इसको, ये एक सामान्य फल है जो आपको बताया गया है। अच्छा, ये कहते हैं सप्तम में बैठा हुआ मंगल, अष्टम में बैठा हुआ और अष्टम से भी 12वें में बैठा हुआ मंगल अधिघातक होता है। पहले सप्तम का मंगल भारी होता है क्योंकि वो जीवन साथी के लिए भारी हो गया, और अष्टम का भी भारी होता है, और फिर 12वें में बैठा हुआ भी भारी होता है। बाकी अन्य का भाव में जैसे मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो उसके कुछ कुछ परिहार दे दिए गए हैं, लेकिन सप्तम और अष्टम और 12वें को विशेषकर जब विवाह करें तो सप्तम और अष्टम और 12वें में बैठे हुए मंगल का विशेष जो है उपाय किए जाते हैं, या विशेष रूप से उसको देखा जाता है, क्योंकि वो मांगलिक दोष भारी दोष होता है। ठीक है। तो इस चीजों को हम जब हम वैवाहिक फल कथन करेंगे अथवा कुंडली मिलान करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे। ये एक सामान्य बात थी जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ जाते हैं। ये गुरुजनों के द्वारा पढ़ाए गए कुछ चीजें हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बृहस्पति पंचमेश होकर यदि व्यय षष्ठ अष्टम त्रिक भाव में रहे तो जातक वाणीहीन होता है। ठीक है, यानी 6 8 12 में अगर बृहस्पति बैठ जाए और क्या होकर के, पंचमेश होकर, पंचम का स्वामी होकर के 6 8 12 में बैठ जाए तो वह व्यक्ति वाणीहीन होता है। इसी तरह पिता, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र आदि के भावाधिपति, ये आपको मैंने उस दिन जो वो पढ़ाए थे, भाव पढ़ाए थे, मैं बताया था कि ये पुत्र का भाव है, ये पौत्र का भाव है, ये पत्नी का भाव है, ये भाई का भाव है। और इनके यदि भावाधिपति यानी स्वामी यदि बृहस्पति के साथ त्रिक स्थान में रहे, यानी बृहस्पति भी हो साथ में और उनके भावाधिपति भी हो, और त्रिक स्थान किसको कहा है, 6 8 12 में रहे, तो भी व्यक्ति वाणीहीन होता है। लगभग वाणी संबंधी कोई दोष होता है। ये एक सामान्य फल है, अब वो किस कारण कट रहा है वो विशेष फल हम आगे पढ़ेंगे। ये हम एक सामान्य चीजें पढ़ रहे हैं। बृहस्पति जिस राशि में हो उससे 5वें स्थान का स्वामी यदि त्रिक भाव 6 8 12 में है तो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश त्रिक स्थान में रहे तो जातक को पुत्रों का अभाव होता है। यानी देखिए, हमने आपको उस दिन बताया था जो पंचम से पंचम जो है हम किसके लिए गिनते हैं, संतान के लिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि बृहस्पति जिस राशि में हो उससे 5वें स्थान का स्वामी यदि त्रिक भाव में चला जाए, यानी बृहस्पति किसी भी राशि में बैठा और वहां से 5वें स्थान का स्वामी 6 8 12 में चला गया, और या फिर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश त्रिक स्थान में रहे, यानी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश त्रिक भाव में पहुंच गए तो वह व्यक्ति क्या है, पुत्रों का अभाव होता है, क्योंकि पंचमेश ऑलरेडी पुत्रों का है, नवमेश ऑलरेडी पुत्र के पुत्रों का हो गया, और लगन आपका है तो वो कमजोर हो गया। तो अगर ये पहुंच गए, यानी प्रथम भाव, नवम भाव और प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पहुंच गया, त्रिक भाव में पहुंच गया, तो वह व्यक्ति कैसा होता है, पुत्रों से रहित होता है, मतलब संतानहीनता का दोष होता है। और एक और बता दिया इन्होंने कि बृहस्पति जिस राशि में हो उससे 5वां गिन लो, और वो 5वां यदि 6 8 12 में हो तो भी। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो? इसको किसी हाँ कुंडली पे जी, हाँ जी अप्लाई मैडम। करके देखेंगे तो ज्यादा जी आएगा। मैम। क्या सभी को आ रहा है? किसी को कुछ कहना तो नहीं है ना? जी मैम, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी।
मैम चलिए ठीक है। मैम आ रही है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो उसमें आएगा तो मतलब कि किसी के ऊपर जैसे हम कुंडली में लगाएं तो शायद ज्यादा समझ में आया हमें। देखिए कुंडली में हम आगे जब फलित करना सिखाएंगे ना, तब लगाएंगे। तब तो जब हमारा ये एक बार हमारा ये बेसिक खत्म हो जाए, फिर हम पाराशरी पढ़ाएंगे, और पाराशरी पढ़ने के बाद फिर हम कुंडलियों पर उन सूत्रों को लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी। और हाँ उसमें जी। भी षोडशवर कुंडली पढ़ाई जाएगी, आपको नवमांश पढ़ाया जाएगा। तो हम एकदम से भाग नहीं सकते। बहुत से लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत लंबा कोर्स पढ़ा रही हैं, हम कहीं 6 महीने वाला कोर्स कर लेते हैं, लेकिन उससे आपको ज्योतिष कभी आएगा नहीं। नहीं नहीं मैम, जैसे ये था ना, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे छह का वो जो है ना, तो थोड़ा सा अभी ऐसे लोकेट करने में हम लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मुझे मतलब वो कि थोड़ा इसलिए सा हो वो रही लग है, रहा आप है। पर वो पहले से पढ़े नहीं क्या? रुचि जी पढ़े नहीं पहले से? नहीं नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है, चलिए आ रहा है, बड़ा अच्छे से समझा रहे हो आप बहुत। नहीं देखिए, ये तो हमें अब सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं, फिर हमें कुंडली में देखना है कि मंगल अगर इन भाव में विराजमान है तो वो मंगली हो गया। अगर शनि इत्यादि के द्वारा, शनि राहु केतु के इत्यादि किसी भी क्रूर ग्रह के साथ में बैठा है, तो वो दोष का परिहार हो गया। ये एक सामान्य फल हाँ, कथन है, वैसे ये मंगल वाला के तो हाँ बारे में एकदम क्लियर हो गया है। हाँ, ये वाला ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो गया है। दूसरा, उन्होंने ये क्या कहा, देखो बहुत सरल सी बात है। पंचमेश, नवमेश और लगन अगर त्रिक भाव में बैठ गया, मतलब पंचमेश का स्वामी जो पंचमेश है, लगन मैम का स्वामी। पंचमेश का औ- स्वामी कैसे मानेंगे, जो अरे ग्रह में मानो है किसी या भी जिस लगन की जो कुंडली है। नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे? नहीं नहीं, नंबर जो लिखा हुआ हम्म। वही तो पंचमेश हुआ ना। मानो वृषभ लगन की कुंडली है, उसमें दो राशि है, तो दो का स्वामी कौन हुआ? हाँ शुक्र जी। हुआ, है ना। तो शुक्र क्या हो गया? लग्नेश हो गया। हम्म। हाँ जी। भाई लग्नेश तो वही ठीक होगा ना ठीक। जिसकी राशि रखी है वहां पर। ठीक है ना। तो हाँ इसी प्रकार हाँ जी। हाँ प्रथम जी। भाव, सॉरी, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश अगर त्रिक भाव में पहुंच गया तो संतानहीनता का योग हो गया, मतलब पुत्र संतान तो होनी ही नहीं। ठीक है। इसी प्रकार हम्म। उन्होंने कहा कि बृहस्पति से पांचवा गिन लीजिए। वो बृहस्पति से पांचवा हम्म। गिनते हुए अगर वो त्रिक भाव में पहुंच गया तो भी संतान नहीं होगी। अच्छा। ठीक है। अब हो गया क्लियर। पॉइंट। हाँ जी। हाँ जी। हाँ वो तो सूत्र लिखा है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीज है ना, ये गुरुजनों हम्म। द्वारा दिए गए सूत्र हैं, इनको हम जब बार बार पढ़ेंगे तब हमारे ये दिमाग में तभी बैठेंगे। हाँ। हाँ जी। ठीक है। ये एक तभी तो मैं कह रही हूँ कि दैवीय कृपा से ही प्राप्त होने वाली विद्या है, इसलिए दैवीय कृपा हम्म। आवश्यक है दैवीय विद्या को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो हमने हम्म। यहाँ पर ये बृहस्पति का देख लिया कि बृहस्पति जिस स्थान में हो उससे पांचवें स्थान का स्वामी 6 8 12 में पहुंच जाए तो भी जो है पुत्र इत्यादियों से रहित होता है व्यक्ति। और मुकत्व का भी हमने देख लिया स्टार्टिंग में कि बृहस्पति पंचमेश होकर अगर 6 8 12 में पहुंच गया तो वाणीहीन होता है, अथवा कोई ना कोई वाणी दोष होगा। इसी तरह पिता भाई बंधु स्त्री इत्यादि के जो भावाधिपति हैं, भाई मानो आपका पंचम स्थान किसका है? जो है संतान का हो गया। या आपका नवम स्थान किसका है? पिता का हो गया। ठीक है। चौथा स्थान किसका है? माता का हो गया। अगर इनके भावाधिपति बृहस्पति के साथ बृहस्पति के साथ त्रिक भाव में बैठ जाएं तो भी क्या होता है? वाणीहीन, वाणी का दोष होता है, मतलब वो क्लियर नहीं बोलेगा या कोई वाणी संबंधी कोई दोष होगा। यहाँ तो वाणीहीन ही कह दिया। आई होप इट इज क्लियर। जी। हाँ जी। हाँ जी। और वैसे भी ये तो आप सामान्य सी बात समझ लीजिए, अगर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश त्रिक भाव में चले गए तो न केवल संतान की हानि, भाग्य की हानि, व्यक्ति की हानि, उसकी पंचम से संबंधित हानि हो गई, नवम से संबंधित हानि हो गई, और लगन की हानि हो गई। ये तो सामान्य फल कथन है कि अगर आप कोई भी किसी भी भाव का भावाधिपति अगर 6 8 12 में पहुंच गया, या 6 8 12 का स्वामी किसी भी भाव में पहुंच गया, तो वो हानि ही करेंगे। ठीक है। ये एक सामान्य फल है। उसको काटने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि उपाय से मतलब उपाय तो है ही, लेकिन जैसे कहते हैं ना लगन मजबूत होना चाहिए, पंचम नवम मजबूत होना चाहिए, कुछ बड़े सुंदर सुयोग होते हैं। पंचम नवम का जो है स्थान परिवर्तन हो गया, या धनेश लाभेश का स्थान परिवर्तन हो गया, तो ये बड़ा सुंदर योग है। लगन पे कोई शुभ दृष्टि आ रही है, ये भी बड़ा सुंदर योग है। तो ये तो भाई सबकी कुंडली और अपना सबका अपना अपना भाग्य है, तो वो आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे। ये तो हम केवल आपको सूत्र समझा रहे हैं कि ताकि आप कोई भी एक आध कुंडली जो भी आपके घर, मतलब वो पढ़ने की दृष्टि से, ये नहीं कि आप भविष्य जान रहे हैं, अभी आप भविष्य नहीं जान सकते। एक पढ़ने की दृष्टि से कुछ कुंडलियां अपने पास जमा कर लीजिए और उन पर सूत्रों को लागू करिए।
तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कहा, जातक वाणीहीन, वही बात हो गई कि बृहस्पति व्यय स्थान में हो और अष्टम में यानी त्रिक भाव में हो। मतलब व्यय स्थान कौन सा भाव है, 12वां भाव हो गया, और त्रिक भाव कौन सा भाव है, वही 6 8 12 को त्रिक भाव कहते हैं। ठीक है ना। और अगर बृहस्पति से पंचम का स्वामी अथवा पंचम और नवम का स्वामी, संतान, संतान की संतान का स्वामी बृहस्पति से पांचवा गिनो, तो वहां बृहस्पति से पांचवे, जब हम किसी की संतान के बारे में देखते हैं ना, तो बृहस्पति से पांचवा भी गिनते हैं घर, कि वहाँ क्या स्थिति है, क्या वहां से कोई शुभ दृष्टि, मतलब कुछ शुभ स्थिति बनी हुई है, तो पुत्र संतान का योग है। लेकिन वहां तो अगर नहीं है, तो यहाँ पर कह ही दिया है कि बृहस्पति से पांचवा गिनो, या फिर जो है लगन पंचमेश और नवमेश की स्थिति देखो, वो 6 8 12 में तो नहीं गया। ठीक है ना। और बृहस्पति से पांचवा गिनने पर, या फिर पंचमेश से पांचवा जैसे नवम भाव हो गया, वो भी 6 8 12 में पहुंच गया, तो यहाँ संतानहीनता, सॉरी, संतानहीनता का तो योग पंचम से पंचम हो गया। और यहाँ पर जातक वाणीहीन होता है, जैसे अभी उधर बताया था ना, कि बृहस्पति पंचमेश होकर यदि 6 8 12 त्रिक भाव में बैठ जाए, क्योंकि पंचम भाव भी जो है ना, वाणी का, वाणी की स्पष्टता का है, कि आप कितना स्पष्ट बोलते हैं, कितना सूक्ष्म पकड़ रखते हैं, कितनी सूक्ष्मता से आप चीजों को क्लियर करते हैं, तो वो उस चीज को दिखाता है। वाणीहीन, अब जानो, पिता, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र इत्यादि के जो भावाधिपति हैं, अगर वो, वही चीज को क्लियर किया गया है, यदि बृहस्पति के साथ त्रिक भाव में रहे, बृहस्पति के साथ प्लस का साइन दिखा दिया है और त्रिक भाव में पहुंच गए, यानी इन इन भावों के स्वामी यदि बृहस्पति के साथ त्रिक भाव में पहुंच गए, त्रिक भाव वैसे 6 8 12 होता है, इन्होंने पांचवे को दी दिखा दिया है, ये कुछ गड़बड़ है चित्र में। ठीक है, त्रिक भाव तो 6 8 12। हाँ जी, बोलिए। क्षमा कीजिएगा, कह रहे थे महोदय, ये जो चीज इसमें दिखाया जा रहा है, अगर इसको कुंडली के माध्यम से, उदाहरण कुंडली के माध्यम से दिखाया था तो आ, और अच्छे से समझ में आता। देखिए मेरे अच्छे पास, से समझ जब आप। हम कुंडलियां पढ़ाएंगे तो बाकायदा कुंडलियों की पुस्तक से पुस्तक लेंगे कुंडलियों की, और उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कुंडलियों के माध्यम से मैं कैसे बताती हूँ, चलिए यहाँ पर हम एक व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। हमने यहाँ एक कुंडली बना ली। ठीक है। जी महोदय, ठीक। चक्कर क्या है ना, हम सीधा कोई व्हाइट बोर्ड का ही यूज कर रहे हैं, कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही। चलिए, अब यहाँ पर हमारा ये पहला भाव हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये नवा भाव हो गया। पहले से हम लगन को देखते हैं, हम व्यक्ति को देखते हैं, आखिर वो व्यक्ति तो पर्सनालिटी कैसी है, कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, कितना उसका आत्मविश्वास है। ठीक है। पंचम भाव संतान का भाव है। ठीक है। बुद्धि का भाव है। और वाणी के लिए भी इसको देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर पंचम में बुध की स्थिति अच्छी है, तो व्यक्ति स्वर का ज्ञाता होता है, स्वर ज्ञान होता है, स्वर सम्राट होता है। पंचम में कहीं बुध अच्छी अवस्था में बैठ जाए, वैसे तो वाणी का स्थान वो भी है, लेकिन क्या है, पंचम की स्थिति को भी देखना पड़ता है। अगर पंचम स्थान पीड़ित है, तो वो स्वर सम्राट नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, नवम भाव, ये है संतान की संतान। अगर हम यहाँ से गिने पांचवे से, तो 5 6 7 8 9, नौवा भाव हो गया। तो पंचमेश और नवमेश और लग्नेश अगर 6 8 12 में बैठ जाए, 6 8 12 कौन से, 6 8 12 इनको त्रिक भाव कहा गया है, तो वो संतान की हानि करेंगे, वाणी दोष की हानि करेंगे। वाणी दोष से मतलब हकलाना, तुतलाना, या वाणी का और भी किसी प्रकार से दोष हो सकता है, जैसे कि आ, वाणी दोष मतलब मुख बंधिर इत्यादि वाली स्थिति हो सकती है। अब मेरे ख्याल से इतना ठीक होगा, समझ रहे हैं आप। जी महोदय। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं, जातक को पुत्रों का अभाव होता है, बृहस्पति पंचमेश होकर तीर्थ भाव में बैठ जाए, या बृहस्पति से पंचमेश भी गिनो, पांचवे घर को भी गिनो, क्योंकि बृहस्पति से पांचवा घर कौन सा है, नवा भाव है। भाई अगर देखिए, अगर किसी ने स्टार्टिंग की कक्षा नहीं की, तो थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, लेकिन क्या है, आप चलते रहो, जितना समझ में आ रहा है उतना ग्रहण करते रहो।
क्योंकि अब हम दोबारा से तो स्टार्टिंग नहीं कर सकते ना। हम जब हमारा ये बेसिक फिनिश हो जाएगा नवंबर दिसंबर तक, हम जब पाराश्री पढ़ाएंगे तो फिर एक बैच बेसिक का भी शुरू कर देंगे। तो जिनका जो छूट गया वो बेसिक में वहां पढ़ते रहना, क्लैरिटी होती रहे, क्लियर होता रहेगा, और उधर पाराश्री आपकी शुरू हो जाएगी। तो वो सूत्र भी आप ग्रहण करना, हालांकि ये सब भी पाराशर से ही लिए गए हैं, पर कुछ मुख्य सूत्र आपको समझा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कुछ देखना आ जाए। तो बृहस्पति पंचमेश हो करके अगर त्रिक भाव में बैठ जाए, अथवा पंचम से पंचम गिन लो, बृहस्पति पंचम बैठा, वहां से पंचम यानी नवम भाव को गिन लो, और उसके साथ कहाँ बैठ जाए, 6 8 12 में बैठ जाए, तो भी व्यक्ति क्या, संतानहीन होता है, पुत्रों का अभाव होता है। संतान से मतलब पुत्र संतान से है। वैसे तो बेटी को भी संतान ही कहते हैं, लेकिन बेटी को हमारी संस्कृति में पराया धन कहा गया है। और भारतीय समाज में आपको पता ही होगा कि जब तक पुत्र ना हो तो परिवार को पूर्ण नहीं माना जाता। वो एक अलग बात है कि आजकल हमने लड़कियों को भी उतना ही आदर दिया है, वो तो देना ही चाहिए, लेकिन वंश परंपरा को बढ़ाने वाला पुत्र ही होता है हमारी संस्कृति के हिसाब से। ठीक है, लग्नेश या फिर हम बच्चे को गोद लें, अब चाहे वो हम बेटी के बच्चे को गोद लें। अच्छा, कलयुग में जो है ना, भाई जी बहन के मैम। बच्चे, भाई बहन के बच्चे ना गोद नहीं लेते, मतलब भाई बहन के बच्चे, भांजा भांजी, भतीजे भतीजी, कलयुग में वो है, क्या कहते हैं उसको, कलिवर्ज्य। मतलब कलयुग में जैसे पहले क्या करते थे लोग, भाई का लड़का ले लिया, बहन की लड़की गोद ले ली, लेकिन कलयुग में भाई बहन के बच्चे गोद लेना कलिवर्ज्य है, यानी ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को बच्चा गोद लेना हो तो वो बाहर से ही कहीं से अपने दोस्त का ले ले गोद लिया, अथवा कहीं अनाथालय से जाकर गोद ले ले, या किसी अनाथ बच्चे की ऐसी परवरिश कर दे। लेकिन कलयुग में इसका शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र को अगर हम माने, तो उसको वर्जित बताया गया है। अच्छा, लग्नेश पंचमेश और नवमेश जाकर के त्रिक भाव में बैठ जाए, वही हम अभी अभी पढ़े हैं। त्रिक भाव कौन से हैं, 6 8 12। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का है। आठवां घर जो है अचानक होने वाले संकटों का है, दुर्घटनाओं का है, परेशानियों का है। अष्टमेश 6 6 8 12 की जब दशाएं चलती हैं तो सीधा लगन पर अटैक करती हैं। अगर लगन मजबूत है तो वो चोट चपेट खा के बच जाएगा व्यक्ति, या बीमार होकर बच जाएगा, हॉस्पिटलाइज होके आ जाएगा। लेकिन अगर लगन कमजोर है तो ये 6 8 12 की जो दशाएं हैं ये इसको बहुत पीड़ित करती हैं, अंगहीन कर सकती हैं, नाना प्रकार की चोट और व्याधियां दे सकती हैं, अनेक प्रकार के शत्रु उपज सकते हैं। तो 6 8 12 को त्रिक भाव माना गया है। यानी मतलब त्रिक से मतलब, हालांकि इनका शुभत्व भी है कुछ, लेकिन त्रिक भाव इसलिए कहा गया कि अगर लग्नेश पंचमेश या कोई भी किसी भी भाव का भावाधिपति 6 8 12 में जाकर बैठ जाए तो उस भाव की हानि करा देता है। अगर वो मानो जैसे क्या कहते हैं, कुछ चीज, कुछ इसका परिहार भी है कुछ चीजों में, जैसे कि मानो मंगल है, मंगल जाकर अष्टम में बैठ गया, अब 8वीं राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो वहां पर वो इतनी हानि नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका अपना घर है तो कुछ लाभ भी दे देगा। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के कहा यही जाता है कि वो जो है त्रिक भाव में जाकर जिस भी भाव का भावाधिपति बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल पंचम का स्वामी 6 8 12 में बैठ गया, ठीक है, तो क्या होगा, संतान होगी तो उसका जीना मुश्किल है, कुछ ना कुछ उस पर संकट मंडराता रहेगा, क्योंकि उसका जो संतान भाव का स्वामी है वो 6 8 12 में जाकर बैठा है, तो अर्थात उस भाव की हानि करेगा, यानी संतान की हानि करेगा, संतान बीमार रहेगी, या वो किसी संकट से घिरी रहेगी, या संतान को चोट चपेट लगती रहेगी, इत्यादि इत्यादि। अगर वो कुछ शुभ दृष्टि आ रही है, वो दोष कहीं कट रहा है, तो बच्चे बीमार होंगे, ठीक हो जाएंगे। कई बार होता है ना, छोटे बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं, बड़े होकर वो संकट थोड़ा टल गया, दशा बदल गई, तो बच्चे जो है अपना ठीक है, वो आगे राइज कर गए। ठीक है, या अबॉर्शन होते रहते हैं, अगर जिसका पंचमेश जो है कहीं 6 8 12 में जाकर बैठ गया, तो डेफिनेटली पहली संतान तो गई। उसके बाद कोई शुभ दृष्टि आ रही है या कोई और ग्रह की युति बन रही है शुभ दृष्टि, तो बच्चा बच जाएगा, मतलब दूसरी संतान बच जाएगी। और यदि ज्यादा ही वैसी स्थिति है तो फिर संतान का होना या ना होना, मतलब जन्म होना अथवा ना होना, ऐसी स्थिति बन जाती है। अब आगे देख लो भाई, संतान योग। पंचम में यदि शनि कुंभ राशि का रहे तो 5 पुत्र होते हैं। मतलब कहते हैं ना बहुत से लोग, पता है आपको मैं बता दूं, हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि पढ़ाना कैसे है, चीजों को समझना कैसे है, और किसी को गलत मत बताओ। ठीक है, जितना जानते हो उतना बता दो, नहीं पता कह दो कि भाई हमें, हम देख कर बताएंगे, या अभी हम बेसिक पर चल रहे हैं।
लेकिन क्या होता है, जितने यूट्यूबर हैं और बहुत सारे ऐसे जो खासकर जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, वो अच्छा फलित नहीं कर पाते। एक लिमिटेड बोलने वाले, समझ लीजिए बृहस्पति की वाणी है और बहुत संक्षिप्त में और सार रूप में आपको सही बताएगा। कभी भी हम फलित कर रहे हैं तो हमें जो है साइकोलॉजिकली ध्यान रखना चाहिए, हम सामने वाले बंदे को कुछ ऐसी बात ना बता दें जिससे कि उसको वो और कहते हैं ना कि वैसे ही उसका मोरल गिरा हुआ है, वो आपके पास आया हेल्प लेने के लिए और आपने कुछ और ऐसा बता दिया तो उस वो और डिमोरलाइज हो गया। हमको बताना है कि भाई ये उपाय करिए और जो है आपको लाभ होगा। कभी किसी को ऐसे नहीं कहना है कि ये होने वाला है और वो होने वाला है और आपकी तो आयु कम है और फलाना ढमकाना। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें मुंह से सोच समझ कर बोलना है, क्या बोलना है। महोदया, अब जैसे, हाँ जी बोलिए। किसी को यदि 5 पुत्र और एक पुत्री हो तो उसकी क्या स्थिति बनेगी? अभी हम पुत्री पर गए नहीं महोदय, हम जो विषय पढ़ा रहे जैसे हैं आप हम वो लोग समझिए। जब हम पुत्री क्षमता, का पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, जब हम जी वो जी, पढ़ाएंगे क्षमा तो आपको डेफिनेटली पढ़ाएंगे जी, ठीक है ना। जो हम पढ़ रहे जी हैं जी, आप वही पढ़ें, उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछें। एक क्षमा कीजिएगा मैम, ठीक ठीक। जी नहीं नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको ऐसे एकदम से नहीं बता सकती। जैसे अब यहाँ पर मैं जो बात बता रही थी वो सुनिए। मैं यहाँ ये बता रही थी, बहुत लोग ये कहते हैं कि शनि डिले करता है, शनि होता है तो वो चीज मिलेगी कि नहीं। शनि पंचम में बैठ गया, पंचमेश होकर, तो भैया संतान तो होगी नहीं, क्योंकि शनि तो अगर बुध की राशि पे बैठ गया तो नपुंसक है, शनि ग्रह नपुंसक ग्रह है। मतलब कुछ लोगों का ऐसी मान्यता है। जैसे हम बहुत सारे यूट्यूबर को सुनते हैं, फलित करने वालों को सुनते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा है, पंचम में यदि शनि कुंभ राशि का रहे, अपनी राशि पर बैठा है, पंचम भाव भी उसी का है, ठीक है, तो उसके 5 पुत्र होते हैं। अब आजकल के तो दो बच्चे पैदा करके वही फिर सोचते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग चल रही है, वो एक अलग बात है। यानी उसका 5 पुत्रों का योग है, यानी जब भी वो संतति जन्मेगा उसके पुत्र ही होगा। दैट इज द मीनिंग। पंचम भाव में यदि शनि मकर राशि का रहे तो 3 पुत्रियां होती हैं। अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या आप सुन रहे हैं? जी जी महोदया जी। शनि मकर राशि का रहे, हालांकि मकर भी शनि की ही राशि है, लेकिन जी जी, मकर और कुंभ। हाँ, तो मकर राशि में रहे तो 3 पुत्रियां होती हैं। पंचम भाव में मकर राशि का भौम रहे तो 3 पुत्र होते हैं, क्योंकि मकर राशि में शायद मंगल जो है उच्च का हो जाता है, तो 3 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में बुध शुक्र या चंद्र हो तो कन्या संतति होती है। ठीक है, वैसे बुध को नपुंसक ग्रह कहते हैं, शुक्र कन्या संतति को देने वाला है, चंद्रमा भी कन्या संतति को देने वाला है, और राहु भी अगर होता है तो कन्या संतति होती है, या राहु की कहीं से दृष्टि आ रही हो। राहु अगर वहां पर पीड़ित अवस्था में बैठ, अगर शुभ अवस्था में बैठ जाए तो कन्या ज्यादा होती है, ठीक है, और अशुभ अवस्था में बैठ जाए तो संतान बड़े कष्ट से होती है, मतलब, और संतान से बनती भी नहीं है माता पिता की, मतलब वो अपने विचारों को लेकर होती है, वो मतलब ये कहेंगे कि माता पिता से अलगाव रहता है संतान का, आगे चल के हो जाता है जब वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, पंचम भाव में शनि अगर कुंभ राशि का रहे तो पुत्र संतान होगी जितनी होंगी, मतलब आजकल तो 2 या 3 ही बनाते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, अदरवाइज 5 पुत्र होने का योग होता है पंचम भाव में। लेकिन ये एक सामान्य फल है, ये ऋषियों द्वारा दिए गए सूत्र हैं, उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा दृष्टि संबंध क्या है, पंचम पे कोई बुरी दृष्टि तो नहीं जा रही, पंचमेश कहीं पीड़ित होकर 6 8 12 में तो नहीं बैठ गया, ठीक है, किन किन ग्रहों की युति बनी हुई है, मानो शुक्र और राहु की युति बनी हुई है पंचम भाव में, राशि कोई भी बैठी हो, कन्या संतान होनी है डेफिनेटली। तो कुछ ये सूत्र हैं जब, लेकिन ये सिर्फ सामान्य सूत्र हैं, जैसे एक फार्मूला दे दिया गया मैथमेटिक्स का, ऐसे आपको हल करना है, ये ऋषि द्वारा दिए गए हैं और इनको हम सूत्रों को डेफिनेटली लागू करते हैं। लेकिन क्या हम सवाल केवल उसी प्रकार हल करते हैं? सवाल हल करने के बहुत से तरीके होते हैं, एक ही सवाल को हल करने के और भी तरीके हो सकते हैं, कोई शॉर्टकट भी हो सकता है। तो हम यहाँ केवल एक ऋषि द्वारा कही गई बातों का सामान्य, या गुरुजनों द्वारा बताई गई बातों का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। जब हम आगे के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमें ये भी पढ़ना होगा कि पंचम अगर 6 8 12 में, वैसे भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, 6 8 12 में बैठ गया, अब चाहे वहां कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन वो संतान की हानि करेंगे भाई।
क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो पंचमेश जाके 6 8 12 में बैठ गया। अब कोई किसी भी भाव का भावाधिपति 6 8 12 में बैठा है, तो वो कोई ना कोई हानि दे के ही जाएगा, डेफिनेटली देगा। जैसे कई महिलाओं के अबॉर्शन होते रहते हैं, या फर्स्ट संतान चली गई, ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है कि कहीं ना कहीं 6 8 12 से संबंध हुआ है। और आपको मैंने अभी बताया, राहु शुभ स्थिति में है, शुक्र के साथ है, या शुभ स्थिति में है, तो कन्या संतति अधिक होती है। और ये राहु पीड़ित हो गया तो संतान बड़े कष्ट से होती है, मतलब पेन बहुत होता है, महिला को रक्त भी चढ़ाना पड़ सकता है। और बाद में बड़ी होकर वो जो संतान है ना, वो उससे माता पिता से अलगाव हो जाता है। मतलब ऐसे तो जैसे हम अपना भी जन्म पत्रियां देखते हैं, तो हमारा खुद का भी कुछ अनुभव होता है। हमने ऋषि सूत्र पढ़ लिए, गुरुजनों के द्वारा कही गई बातें पढ़ ली, लेकिन जब हम प्रति कुंडली देखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए वहां भी एक अध्ययन चलता है बाकायदा। अच्छा ऐसा तो अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा अच्छा वैसा हुआ, ठीक है। तो वो हमारे खुद का अनुभव होता है, और जो व्यक्ति अनुभव से सीखता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ऋषि सूत्रों को हमेशा पकड़े रहना, क्योंकि उससे हमें शास्त्र का दोष नहीं लगेगा। हम अपने आप से कुछ बता रहे हैं, या तो हम अपनी अनुभव की कसौटी पर बताएं, या फिर हम ऋषियों के सूत्रों को बताएं। अगर हमें तीसरी कोई बात ऐसी वाहवाही में जो है बता दी कि अपना हमें यश मिले, या हमें कोई बहुत कुछ समझे, उसमें नहीं बतानी है। हमें बिल्कुल वही बात करनी है जितना हम अपने अनुभव की कसौटी पर कसे हैं, या अपने गुरुजनों से सुना है, या हम ऋषियों के सूत्रों को ले लें। अपने पास से कोई फालतू बात नहीं बतानी कभी भी किसी को, क्योंकि उससे हमें शास्त्र के प्रति दोष लगेगा। हम जिसको ज्ञान दे रहे हैं, सही ज्ञान दें, सही बांटें, ठीक है, और सही ग्रहण करें, सही रूप में। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, पंचम का स्वामी अगर शनि कुंभ राशि का रहे तो 5 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में यदि शनि मकर राशि का रहे तो 3 पुत्रियां होती हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। पंचम भाव में मकर राशि का भौम, तो 3 पुत्र होते हैं। अगर मंगल मजबूत स्थिति में होता है ना, तो संतान के स्थान पर होता है तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब एक ऐसे पराक्रमी पुत्र को जन्म देती है वो स्त्री, जिसको हम कहेंगे ना वीर। हमारे तो बल्कि संस्कृत में ये नहीं कहते कितने बेटे हुए कितनी बेटी हुई, सीधा कहते हैं कति वीर जननी, कितने वीर पैदा किए। ठीक है, क्योंकि जो मतलब पौरुष लेते हुए समाज के, देश के, परिवार के काम ना आ सका, उसका पौरुष तो बेकार है। क्या पौरुष इसीलिए है कि किसी को मतलब परेशान करे? मतलब पुरुष का ये गुण बताया है कि वो पराक्रमी हो, वो देश और समाज और परिवार के काम आए। ठीक है, क्योंकि उसके कंधों पर बहुत बड़ा भार होता है। आगे चलते हैं। पंचम भाव में बुध शुक्र या चंद्र हो तो कन्या संतति होती है। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, अगर किसी के पराक्रम भाव में चंद्रमा बैठा है, या चंद्रमा की स्थिति पंचम में भी ठीक है, ठीक है, कोई शुभ दृष्टि भी आ रही है, बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, चंद्रमा वहां बैठा है, किसी धनु मित्र राशि इत्यादि पे बैठा है, तो होता क्या है, वो महिला बहुत जल्दी कंसीव कर लेती है। एक तो होती है कि भाई किसी को कंसीव नहीं हो रहा, वो इसीलिए नहीं हो रहा कि भाई कहीं ना कहीं जो है क्रूर ग्रह वहां बैठे हुए हैं, जो है शत्रु राशि पर बैठे हुए हैं, या कोई शुभ दृष्टि नहीं जा रही, तो महिला को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। जब कभी बृहस्पति की शुभ दृष्टि गई तो उसने कंसीव कर लिया। लेकिन जिसका चंद्रमा बैठा होगा ना, अच्छा, पराक्रम भाव में या वहां पर क्या कहते हैं पंचम में, तो वो महिला बहुत जल्दी कंसीव करती है बच्चे को, मतलब आसानी से बच्चे हो जाते हैं। आगे चलते हैं। चंद्र की स्थिति जरूर देखें संतान के लिए, क्योंकि जब जैसे किसी की महिला की कुंडली मिलान करते हैं, हम अपने लिए पुत्र वधु ढूंढते हैं और हम कुंडली मिलान करते हैं, तो मैंने बताया था ना पूर्व की कक्षाओं में कि हम 5 चीजें देख कर आते हैं कि वो कुलीन हो, अच्छे कुल की हो। जो कोई भी पुत्र वधु ला रहे हैं तो कुलीन हो, ताकि वो वंश परंपरा की को भी आगे बढ़ाए, और साथ में जो वंश की जो मर्यादाएं हैं, जो आपकी जो संस्कार चले आ रहे हैं, उनकी रक्षा कर सकें। दूसरा मैंने बताया था, मांगलिक दोष जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि वो 7वें और 8वें और 12वें में बैठा हुआ मंगल घातक है, मतलब कष्ट दे सकता है अगर वो उसका कुछ परिहार नहीं हुआ, या वो वहां से दोष नहीं कट रहा। तीसरा मैंने ये बताया था, गण दोष जरूर देखें, क्योंकि अगर एक देव है और एक दानव है और एक राक्षस है और एक मनुष्य है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे पर मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। 2 महीने या 4 महीने मुश्किल से शादी टिकेगी। आपने देखा होगा आजकल ऐसे ही केसेस बहुत आ रहे हैं कि भाई कोर्ट कचहरी हो गई, थाने में हो गई, यार अभी 4 महीने शादी को हुए थे और वो तो ऐसा हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। फिर उसके बाद हमको चौथी चीज ये देखनी है कि भाई क्या कहते हैं, बंध्या दोष तो नहीं है, बांझ दोष तो नहीं है।
चंद्रमा की क्या स्थिति है, बृहस्पति की क्या स्थिति है, पंचम भाव पीड़ित तो नहीं है। ठीक है। तो हमको ये भी देखना होता है, क्योंकि अगर हम कोई कुलवधु अपने घर में ला रहे हैं तो भाई वंश परंपरा क्योंकि एक व्यवस्था है, तो यह भी हमें देखनी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारा गुणवत्ता हम स्त्री में ही देखेंगे, अगर आपके भाग्य में नहीं है, कहते हैं मतलब हमने ऐसा अपने पूर्वजों से सुना था, हालांकि हमारे गुरुजनों का कथन नहीं है, पर जैसे हम अपने घर में अपने पूर्वजों से सुनते थे कि वो कभी किसी पंडित के पास गए और उन्होंने बताया उनको कि क्या कहते हैं, पुरुष के भाग्य की होती है संतान, क्योंकि वंश उसका है, वो चलेगा कि नहीं। तो और वैसे भी जो है आपको पता होगा कि जो है कन्या संतति और पुरुष संतति दोनों के लिए जो है पुरुष अधिक भागीदार है, क्योंकि वो दाता है। ठीक है। तो इसके लिए कई बार पहले होता था ना, महिलाओं को दोष देते रहते थे कि भाई लड़की हुई है, लड़की